नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर विशेष का विशेष पॉडकास्ट कोमल भारद्वाज के साथ। मैं आपका अपने इस विशेष पॉडकास्ट में स्वागत करती हूं और आज हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे विशेष अतिथि मिस्टर शशांक भारद्वाज जी, जो कि लघु उद्योग भारती नीमराना इकाई के अध्यक्ष एवं सागर रत्ना ग्रुप के सीईओ हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक साइंटिस्ट के रूप में की और आज एक सफल उद्योगपति हैं, जिन्होंने ये मुकाम अपनी मेहनत और अपनी दूरदृष्टि के बल पर हासिल किया। आज के हमारे विशेष पॉडकास्ट में आपके सामने उपस्थित हैं हमारे विशेष अतिथि मिस्टर शशांक भारद्वाज जी। सर, आपका हमारे विशेष पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मरुधर विशेष का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपका भी कि आपने मुझे ब्रॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया। भारद्वाज जी, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब करते हैं प्रश्नों की बौछार। तो सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई और आपने एक साइंटिस्ट के रूप में स्टार्ट करके और इतने बड़े उद्योगपति तक का सफर कैसे तय किया? देखिए, बेसिकली जो मेरी एजुकेशन है वो साइंस बैकग्राउंड से है। मेरी जो बीएससी है और एमएससी है वो माइक्रोबायोलॉजी से है। और फिर मैंने रिसर्च सेंटर से जुड़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट रिसर्च सेंटर था, उसमें मैंने वर्क किया। मेरे कई इंटरनेशनल पेपर्स भी हैं, लेकिन वहाँ पर जो मुझे गाइडेंस मिली, जो मेरे सीनियर थे प्रिंसिपल साइंटिस्ट, उनका भी इसके अंदर काफ़ी योगदान है। इस कैरियर ग्राफ के अंदर उनका भी योगदान रहा। दूसरा, जो फैमिली बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। मेरे घर के डिसिप्लिन थे वो भी। दूसरा क्या है कि देखिए, साइंस बैकग्राउंड होने की वजह से जो समस्याएं हैं उनका जो समाधान है तर्क के साथ, तथ्यों के साथ कैसे निकालना है, वो थोड़ा बखूबी हमें आता था। उस समाधान को जो हमने समाज के अंदर, उस समाधान को जो एक्सप्रेस करने का जो मौका मिला, वो मुझे उद्योग से मिला। उद्योग एक माध्यम बना जिसकी वजह से जो समस्याएं थी उनको समाधान में हमने कैसे कन्वर्ट किया। और देखिए, एक व्यापार लगाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य था देश की जीडीपी में थोड़ा योगदान देना, कुछ योगदान हम दे सकें, बच्चों की जो ग्रोथ है उसमें हम थोड़ा सा अपना सहयोग दे सकें, नौकरियां पैदा कर सकें। तो ये मेरा उद्देश्य था। इसीलिए मैंने ये अपना जो साइंटिस्ट कैरियर से थे यहाँ तक मैं उद्योगपति बना। मेरे पास विदेशों से भी काफ़ी ऑफर आए थे। मैं कनाडा के अंदर डिनाई किया मैंने। कनाडा के अंदर भी मेरा पूरा सब कुछ, पूरा प्रोफाइल शॉर्ट लिस्टेड हो गया, वीज़ा तक आ चुका था, लेकिन मुझे अपने देश में रह के कुछ करना था, इसीलिए मैं उद्योग में आज जुड़ा हूँ। आप अपना सर्वस्व योगदान भारत में देना चाह रहे थे। हाँ, नहीं, मेरा ये भी। तो सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपने 20+ औद्योगिक प्लांट स्थापित किए हैं और इतने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। तो सर, इस सफलता के पीछे आपका मूल मंत्र क्या रहा है? देखिए, मूल मंत्र में ये है कि देखो, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप सोचें कि मुझे सफलता तुरंत मिलती जाती है, ऐसा नहीं है। आपको उसके लिए समय देना पड़ेगा। समय देने के बाद समय से आपको निरंतरता, मतलब बार बार उस पर लगे रहना, वो भी रखना पड़ेगा। और एक टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपनी टीम पर विश्वास नहीं किया तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं किसी उद्योगों का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आपने देखा होगा एक साथ कई उद्योग चलाते हैं, तो एक आदमी नहीं चला सकता। उसके लिए टीम वर्क जरूरी होता है। और टीम वर्क के लिए मैं छोटा सा एक उदाहरण देखो जो अपने जीवंत होता है, रामायण का मैं उदाहरण लेके आपको समझाता हूँ। श्री राम जी ने सीता की खोज के लिए वानरों को भेजा, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने हनुमान जी को भी भेजा। हनुमान जी गए 100 योजन सागर लंका की सारी अंदर की रणनीति है वो देख के आए, समझी, लंका का विध्वंस किया, सीता जी से मिल के आए, उनसे क्या संवाद था वो किया। तो ये राम जी ने नहीं सिखाया था, उन्होंने एक टास्क दिया था हनुमान जी को कि आपको करके आना है, और वो करके आए। तो कैसे करना है वो रणनीति उन्होंने खुद को तय की। तो टीम के भी ऐसा विश्वास होना चाहिए कि हमने जो काम बोल दिया है हमारी टीम कर सकती है, परफेक्टली कर सकती है। अगर बार बार उसको आप पूछेंगे कैसा हो रहा है, क्या करना है, कि क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, तो उसका मोरल डाउन होगा, ठीक है। वो अपने आप से कुछ नहीं करता। हो सकता है जो हम समझा रहे हैं उससे बढ़िया कर सकता है, बेस्ट क्या पता आपसे ज्यादा अच्छा विचार उसके पास हो, नया। तो इसलिए ये टीम वर्क का है जो हम हैं, और हम और भी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करना चाह रहे हैं। जैसा कि सर हम सब जानते हैं कि नीमराना एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में गिना जाता है, तो इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है?
देखिए, निमराना की सबसे बड़ी ताकत पे बोलूँगा इसकी भौगोलिक स्थिति। ये जहाँ सिचुएटेड है ना जी वो ऐसे जगह पे सिचुएटेड है, इधर आप देखेंगे दिल्ली है, जी। इधर आप जयपुर है, पास में कई औद्योगिक इकाइयाँ भी हैं, जी जी। औद्योगिक हब्स हैं, हाँ जी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो यहाँ पर है। और यहाँ का जो वातावरण है वो एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, वर्किंग उद्योगों के अनुकूल है। दूसरा, देश विदेश से कई कंपनियां हैं। निमराना एज ए जापानी जोन के नाम से आप हाँ जी है, जो इन्वेस्ट कर रही हैं यहाँ पे, तो कई जापानी कंपनियां हैं। तो बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट अगर आ रहा है तो इसका मतलब कितनी अच्छी जगह होगी जो हमें ग्रो करने का मौका मिलेगा। पास में ही एक औद्योगिक एक और खुल रहा है। हाँ जी, गिलोट एरिया भी काफी डेवलप हो चुका है। देशव्यापी कंपनी आ रही है, तो निमराना का भविष्य बहुत उज्जवल है और बहुत अच्छा है। जी सर, जैसा कि हम सब जानते हैं आप लघु उद्योग भारती निमराना इकाई के अध्यक्ष हैं, तो इस पोस्ट पे आप हैं, तो इस पोस्ट के रहते आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा। ये जो हमें पोस्ट है, हम इसको पोस्ट बोलते नहीं है, ये एक दायित्व है ना। ये हमको एक दायित्व दिया जाता है। तो दायित्व का मतलब है हमें जो काम दिया है वो हमें करना है। पोस्ट में तो आप ये रहते हैं कि आप बैठ के किसी पद पे और आपको कुछ नहीं करना, लेकिन दायित्व है मेरे को दे रखा है अध्यक्ष का। अध्यक्ष का नाता जो लघु उद्योग भारती संस्थान है वो देशव्यापी संस्थान है और इसका मुख्य उद्देश्य है व्यापार और जो सरकार है, गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज का काम करना, कड़ी स्थापित करना। देखिए, आजकल का जो एनवायरनमेंट है वो व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन जो लघु उद्योग भारती है वो एक प्रकार का एक साधन है। सपोज आप कोई भी छोटा मध्यम उद्योग, लघु उद्योग लगाते हैं तो उसके लिए कोई भी कई समस्या आते हैं, उस समस्या के समाधान के लिए लघु उद्योग भारती एनी टाइम है। हमारे कई विभागों के एक्सपर्ट हैं, जीएसटी से लेके जितने भी आप विभाग बताएंगे उसके एक्सपर्ट हैं। उस एक्सपर्ट का सोल्यूशन हमारे पास है। हम कोई भी, सपोज आप कोई भी समस्या लेके हमारे पास आते हैं, हम वो समस्या है वो आगे हमारे हेड ऑफिस से भेजते हैं, वहाँ पर एक्सपर्ट हैं, उसकी ड्राफ्टिंग करना, सब कुछ उसको कैसे क्रियान्वित करना, ये हम भेजते हैं फिर आगे हेड ऑफिस में, ये सीधे गवर्नमेंट तक जाती हैं। तो अभी जैसे राइजिंग राजस्थान भी हुआ था, उसमें भी हम एक बॉडी थे, हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए काम किया है। तो लघु उद्योग भारती के नाते मेरा तो यही है, किसी भी प्रकार की व्यापार से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत हो, आप हमारे पास आइए, हम आपका समाधान करेंगे, ठीक है। तो व्यापार से लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है। लोग डरते हैं कि व्यापार है, तो लघु उद्योग भारती एक साधन है, आपके साथ में है, खड़ा है हमेशा। और हम कोई क्षेत्रीय समस्याओं का नहीं, हम जो राष्ट्रव्यापी समस्या है उसके लिए भी हैं। तो हमारा कोई क्षेत्रीय संगठन नहीं है कि हम खाली निमराना में हैं, हमारी कई इकाइयाँ हैं, हमारी लगभग 600 से प्लस इकाइयाँ जिलों के अंदर हैं हम, और हमारे कम से 65,000 से ऊपर सदस्य हैं। और हम मोस्टली जितने भी गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट हैं उनके अंदर हमारे नॉमिनेटेड हैं, हमारे साथ कई MOU हुए हैं साइन। तो एक लघु उद्योग भारती के नाते मेरा यही कहना है कि निमराना में अगर कोई भी समस्या है, किसी प्रकार की समस्या आप हमारे पास उद्योग से रिलेटेड है, वो हम आपका सोल्यूशन सबका सॉर्ट आउट, चाहे छोटे लेवल पे है, चाहे बड़े लेवल पे है, लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप व्यापारी हैं तो आप हमारे साथ आ सकते हैं एनी टाइम। सर, आज हम इतनी बड़ी शख्सियत से मिल रहे हैं, इतने एक्सपीरियंस पर्सन से आज हम मिल रहे हैं, तो सर हम जानना चाहेंगे कि आप भी काफ़ी यंग है, यंग एज में इतना अचीवमेंट लेना बहुत बड़ी बात है सर। तो आप आगे आने वाले युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि आप नौकरी देने वाले बनिए, ठीक है। आप नौकरी खोज रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, चलिए। जैन जी आज देखा होगा आपने जी, कई प्रकार के प्रोटेस्ट चल रहे हैं और चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरा जैन जी से ये कहना है कि आप अपने स्किल्स को सुधारिए, डेवलप कीजिए। अभी जो वातावरण है, जो आप एनवायरनमेंट है, जो व्यापार के लिए इतना ईज ऑन गोइंग बिजनेस के लिए हिसाब से गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है। तो मेरा जैन जी से यही कहना है कि आप नौकरी की तलाश करते रहिए, लेकिन अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए। आज मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दूंगा कि पहले कोई भी व्यापार करता था तो उसको इस्टेब्लिश होने में लगभग 40 साल लगते थे, उसके बाद फिर आया टाइम 25 साल मान सकते थे हम। लेकिन अभी का है, अभी कोई नया एंटरप्रेन्योर आता है, वो अगर अच्छे से उसके स्किल्स हैं या कोई भी व्यापार लेके आता है, मैं 100% कहता हूँ 10 साल से पहले के अंदर वो एक मिलियनियर बन सकता है। क्योंकि आजकल टाइम ऐसा है,
आप सोशल मीडिया देखिए, आप कुछ भी देखिए, आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए इतने साधन हैं। पहले आपके पास क्या साधन था? कुछ नहीं कर सकते थे आप। पर्सन टू पर्सन बस ही हम एक्सपीरियंस communicate ले कर सकते सकते थे, थे। कम्युनिकेट हाँ। कर सकते थे, बट अब आज कितने साधन हैं कई अपने सारे पास? प्लेटफॉर्म है, आप Platforms कहीं से हैं। भी वो ले सकते हैं, राय ले सकते तो अगर आप सोचते हैं कि मेरे को नौकरी नहीं मिल रही है तो मैं बैठा हूँ, नहीं, आपके पास स्किल्स सुधारने के लिए बहुत कुछ है। हैं। मतलब अगर बैठे भी हैं तो आप अपने स्किल्स डेवलप कीजिए, हाँ। आप अपने आप को तैयार कीजिए। आजकल आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने हैं मैम, आप किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैम है, गवर्नमेंट ई पोर्टल है, आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लीजिए, आप उसमें कुछ भी सामान सेल आउट कीजिए। कई सोशल नेटवर्क की साइट्स हैं, तो आज घर पे बैठ के भी आदमी काम कर सकता है, लेकिन अंदर एक काम करने का इच्छा होनी जज्बा होना चाहिए, चाहिए। जज्बा होना ठीक है, आप ओनली गवर्नमेंट्स या अपने संसाधनों को देख के ये नहीं कह सकते मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मेरे में इतनी स्किल्स है। वो नहीं, आपको कुछ ना कुछ करना है। करने के लिए अगर आपका जज्बा है तो यूथ का मेरा यही कहना है, आप कुछ भी कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं यूट्यूबर बन सकता हूँ नहीं, बनिए। आप यूट्यूबर ही बनेंगे, उसमें आप अच्छा कमा सकते हैं। मैं ये काम कर सकता हूँ नहीं, करिए उसको। मतलब कोशिश करनी है, करनी है आपको। ये नहीं देखना है कि फेलियर मिलेगा नहीं, या हाँ, एकदम वो सक्सेस मिलेगी, मिलेगी। बट होते होते हाँ, सक्सेस सब कुछ होगा। मिलेगी। सर, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को आप किस तरह से देखते हैं? आपका क्या नजरिया है इसके बारे में? देखिए, ये एक अभियान नहीं है, अब आप इसको एक योजना मान के चलेंगे तो नहीं, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो मेक इन इंडिया पे रियल में काम कर रही है। आज छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आज जो हमारी ट्रेन्स हैं, जी। आपने देखा होगा, उसकी विदेशों में डिमांड है। इतनी मैन्युफैक्चरिंग सुधर गई हैं और बन रही यहाँ पर है। विदेशों के अंदर हमारे इंजन्स हैं, जो रेलवे के जो पावर्स बोले जाते हैं, वो वहाँ सेल आउट तक होते हैं, वहाँ जा पे जा रही रही है। वैक्सीन के अंदर आपने देखा ही है, हमने वैक्सीन बनाई और कहाँ कहाँ हमने फ्री बेची। तो मेक इन इंडिया रियल में काम कर रहा है। आज देखेंगे जितने भी देश हैं वो इंडिया की तरफ देख रहे हैं। ठीक है भाई, बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही हैं। तो मैं मेक इन इंडिया के साथ एक चीज और जोड़ना चाहेंगे, ट्रस्टेड बाय द वर्ल्ड। मेक इन इंडिया एक नीचे स्लोगन होना चाहिए, ट्रस्टेड बाय द वर्ल्ड। मतलब भारत में बना हुआ है और विश्व ने इसको परखा है, उस पर विश्व का इस पे ट्रस्ट है भारत पे, और हो भी ऐसा रहा है। इंडिया के अंदर बहुत अच्छा चीज़ें बन रही हैं और उसका ट्रस्ट है। तो मैं मेक इन इंडिया को एक देश के लिए एक रीढ़ की हड्डी बोल सकता हूँ, और आगे जाके ये देखिए बहुत आगे लेके जाएगा, और है भी ऐसा। और अभी बहुत स्कोप है मेक इन इंडिया के हिसाब से। लोकल फॉर वोकल है, आप देख रहे हैं। अभी भी बहुत से बाहर से चीज़ें बहुत सब आ रही हैं, लेकिन अगर ये सारी चीज़ इंडिया में बनने लगें तो हमें किसी देश की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप देखिए युद्ध के अंदर क्या हो रहा है, युद्ध चल रहे हैं, प्राइसेस वहाँ पर हैं, लेकिन प्राइस यहाँ बढ़ रहे हैं। हाँ, तो कुछ संसाधन है ऐसे, मानता हूँ कि हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए करना चाहिए। गवर्नमेंट हमारे साथ है। मतलब अगर गवर्नमेंट हमारे साथ है तो हमें भी अपने 100% एफर्ट उसमें डालना चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीजें मैडम जो बाहर से आ रही हैं, उनको हम यहाँ हम चाहें तो उसे यही डेवलप कर सकते हैं, और अच्छा डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मैन पावर है, जो 30 से नीचे, 35 से नीचे है, वो हमारे पास ही है। ठीक है, सबसे जो सस्ती जो लेबर्स बोली जाती हैं, जो मैन पावर बोली जाती है, वो हमारे पास है। रिसोर्सेज हमारे पास बहुत हैं, मैन पावर है, उसके बाद जो हमारे पास जगह है वो इतनी है, बल्क में हमारे पास रिसोर्सेज हैं, बस उस पे काम करने की जरूरत है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। तो ये मेक इन इंडिया बहुत आगे जा सकता है। सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके हिसाब से उद्योगों में आधुनिक टेक्निक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है, कितना इम्पोर्टेंस है इसका? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेनली रोल देखा जाए तो अभी आज के टाइम में बहुत बढ़ गया है, लेकिन कोई इसको नेगेटिव वे में भी देख जी सर, नेगेटिव वे में ज्यादा लिया जा रहा है, मिसयूज ज्यादा हो रहा है इसका। एक मिसयूज भी है, दूसरा ये भी किया जा रहा है कि एआई आपकी जॉब खा रहा है। मतलब मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं, खा रहा है सर, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है। देखिए, जितनी आप डेवलपमेंट की तरफ जाओगे तो थोड़ा बहुत आधुनिक होना पड़ेगा, ऑटोमेशन में जाना पड़ेगा। आपने देखा होगा पहले कैमरे के अंदर रील डलती थी, ठीक है, आज देखिए अब कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। रील नहीं है, आज तो हम वायरलेस पे पहुँच गए हैं। ठीक है, ये ऑटोमेशन का काम है। साथ में एआई एक प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके अंदर ह्यूमंस का साथ तो है ही। ठीक है, आप एआई कभी ह्यूमन से ऊपर नहीं जा सकती, टेक्निक हमसे ऊपर नहीं हो सकती, लेकिन एआई होना भी जरूरी है। सपोज कोई भी ह्यूमंस जो एरर है
उसको सही करने के लिए आपके पास एआई है। सपोज कोई मानव से कोई गलती हो गई, लेकिन अगर आपके पास एक एआई इंटेलिजेंस है तो उस मानव की भूल को वो सुधार सकती है। ठीक है, आज अपनी जैसे देश की सीमाएं हैं उस पर एआई इंटेलिजेंस हमने यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपके कैमरे हैं उनमें एआई यूज़ कर रहे हैं कि आपका फेस डिटेक्ट करके वो चोरों को या टेररिस्ट है उनको पहचान सकता है। उद्योग है, उद्योग के अंदर एआई है, वो बहुत अच्छा डेवलप कर रही है, जिससे जो हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी है वो बढ़ रही है। तो एआई हमारा साथी है, उसको अच्छे से लेके चलें और उसमें कई सुधार होते जा रहे हैं। ठीक है, होंगे तो इसको नेगेटिव वे में ना लेके इसके साथ पॉजिटिव में चले और ये उद्योगों के साथ में चलेगा और बहुत आगे बढ़ेगा। एआई है तो सर आपका कहना यह है कि हम इसका मिसयूज ना करके इसको प्रॉपर यूज में लेकर आए। हाँ, तो हम डेवलप ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि सर आप इतने सारे प्लांट हैं, आप प्लांट हेड हैं तो कुछ ना कुछ आप पर्यावरण को भी नुकसान तो पहुंचा रहे होंगे लेकिन सर पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास के बीच में संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, ये संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिस प्रकार से हम उद्योगों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे? वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि इस ओर भी आप किस तरह से सोच रहे हैं? पॉल्यूटेड वातावरण हम अपनी जनरेशन को ना देके नहीं दे सकते। तो इसके लिए गवर्नमेंट की कई स्कीम चल रही हैं। आपने एक पेड़ माँ के नाम भी सुना होगा। ठीक है, दूसरा मैं भारत विकास परिषद से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं उसका सचिव का दायित्व है मेरे पास। तो हम तो उसमें भी हम वृक्षारोपण के कार्यक्रम करते रहते हैं। ठीक है, तो मेरा तो यही है कि जितने आप उद्योग लगाते हैं, देखो उद्योगों के अंदर भी अभी जो नए लग रहे हैं उसमें रेन हार्वेस्ट है जी, उनका सिस्टम पहले से ही गवर्नमेंट उसके बिना आपका अप्रूवल नहीं देती है। पोल्यूशन डिपार्टमेंट है, वो भी अपनी गाइडलाइंस पूरी फॉलो करता है, तभी देता है। हाँ, तभी देता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये खाली कागजों में सीमित नहीं रखे, इसको जो अप्लाई भी किया जाए। तो कई उद्योग हैं वो अप्लाई कर रहे हैं और मैं चाहता भी हूँ गवर्नमेंट भी थोड़ा इस पर स्ट्रिक्ट है और हो भी, और जो हमारे व्यापारी बंधु हैं वो भी इस पे ध्यान दें, ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि हमारा काम ये नहीं है कि हमने आज व्यापार लगाया अपने लिए तो अर्निंग कर ली, हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं? सर ऐसा ही देखने में मिलता है कि उद्योग हम लगा लेते हैं लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसको हम मानक पूरे भी नहीं कर पाते हैं। कई जगह ऐसा है मैडम, तो मैं उसके लिए डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन उसके लिए देखिए हर प्रकार का इंसान होता है। तो मैं चाहूँगा गवर्नमेंट से भी कि गवर्नमेंट थोड़ी स्कीम के साथ साथ कुछ ऐसे कानून भी लेके आए जागरूकता के लिए। दूसरा, मैं इस पर्यावरण के साथ में एक छोटा सा एक मुद्दा आपके साथ और जोड़ूंगा जी। ये जो मिलावट हो रही है इसके खिलाफ ये बंद होनी चाहिए, इसके लिए स्ट्रिक्ट कानून आने चाहिए। अभी हम अपने फायदे के लिए कानून तो आने चाहिए बट स्ट्रिक्टली फॉलो भी होने चाहिए। दूसरा, देखिए आप एक अच्छे व्यापारी बन सकते हो, अच्छे काम आने वाले बन सकते हो। एक नागरिक बनने के लिए आपको मिलावट हो रही है, इसको तो रोकना चाहिए। आपने पैसा कमाने के, सपोज छोटा सा एग्जांपल, दूध के अंदर आपने कुछ मिलाया, आपने तो उस दूध से पैसा कमा लिया, लेकिन वो हेल्थ गई लोगों की, वो गई, वो तो एक पीढ़ी आप खत्म कर सकते हो। ठीक है, हो ही रही है, सब चल ही रहा है। तो ये जो मैं गवर्नमेंट से भी चाहूंगा कि इस पे मानकों पे थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि जो फॉरेन कंट्री है उसमें कई जगह मानक इतने हार्ड है, तो वहाँ पर ह्यूमंस की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर भी इस टाइप के कानून से हमारी वैल्यू बढ़ाई जाए, और हम कर ही रहे हैं साथ में। तो आप तो इसमें लगे हुए हैं। वृक्षारोपण के कार्यक्रम करना चाहिए, इतना नहीं, आप अपने अपने लेवल से जितना कर सकते हैं, हम जितना एफर्ट डाल सकते हैं। आप अपने जन्मदिन पे एक पेड़ लगा दीजिए, प्लांट कर दीजिए, कोई इसमें नुकसान तो है नहीं। तो आप ये देखिए ना, जब तक आप रहेंगे, मतलब कितने साल आपने 30-60 जब तक रहेंगे, आप 10 पेड़ काट रहे हैं तो कम से कम एक लगा दीजिए। तो वो है, और भाई ऑक्सीजन अभी अपन को फ्री में मिल रही है, तो इसलिए आगे उसके लिए भी आप जब वो नहीं उपलब्ध होगी ना तो उस वैल्यू समझ में तब आएगी। आगे तो सर पानी की वैल्यू भी समझ ही आएगी हमें, जब खरीद के पीना पड़ेगा, अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप फ्यूचर में नीमराना के औद्योगिक जगत को किस रूप में देखते हैं, कैसे देखते हैं? मतलब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, नीमराना की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत अच्छी है, उद्योग के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, तो मैं तो अभी जापानी जोन से ये फेमस है, और राजस्थान के अंदर तो जानते ही हैं इसको, देश के अंदर भी इसकी एक पहचान हो रही है, होगी, क्योंकि अभी देखिए रेलवे नेटवर्क यहाँ पर आने वाला है ना। रेलवे नेटवर्क आने के बाद जो इसकी पहचान है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट है
वो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है सर किसी भी उद्योग में। ट्रांसपोर्टेशन अगर सही है तो बेटर है। दूसरा यहाँ पर एक समस्या थोड़ी सी है पानी की जी। हाँ, तो अभी गवर्नमेंट से उसने कई स्कीम चलाई है ना, तो उसके हिसाब से भी यहाँ पर पानी आता है आने की, मतलब ऐसा नहीं है जो सुन रहे हैं कि 10 साल बाद यहाँ पानी देखने नहीं मिलेगा, बट देखने मिलेगा। तो उसके बाद ये निमराना श्योर है बिल्कुल, गवर्नमेंट का 100% गवर्नमेंट के साथ है हम। गवर्नमेंट के जो जितनी भी योजनाएं हैं उसके साथ भी हम रहते हैं। तो गवर्नमेंट जो स्कीम लेके आई है उसके हिसाब से यहाँ पर 100% पानी आएगा। टाइम लग सकता है लेकिन 100% आएगा, क्योंकि क्या है कि व्यापार जो उद्योग है उसके लिए पानी बहुत जरूरी है सर, एसेंशियल है। तो ये मैं सोचता हूँ इसका देश के अंदर एक अलग से नाम होगा निमराना का, ठीक है। वो व्यापार के लिए बहुत अच्छी संभावना है, बहुत अभी इंडस्ट्रियाँ आ भी रही हैं, बहुत अच्छी। चलते चलते अंत में आखिरी सवाल सर, इतनी सारी आपने हमें जानकारी दी, उसके साथ हम आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये जानना चाहते हैं कि जो उद्योगों में आ गए ठीक है, लेकिन अब जो नए युवा उद्योगपति उद्योग जगत में कदम रखना चाह रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनको क्या मतलब कहना चाहेंगे, क्या मोटिवेट करना चाहेंगे आपके वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ और अपने पैर जमाएं? देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको पुराना बैकग्राउंड के अंदर जाएंगे तो अपन बोलते हैं कि व्यापार में मत जाना, व्यापार में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बोलते हैं आपके नौकरी देखिए, लेकिन आजकल का वो टाइम नहीं है। गवर्नमेंट ईज ऑफ गोइंग के लिए इतनी अच्छी है व्यापार के लिए। अभी जैसे राजस्थान के अंदर राइजिंग राजस्थान हुआ, सिंगल विंडो बनाई गई है आपके लिए। अगर आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो आपको डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप एक ही जगह पे जाइए, आपके साथ एक, अगर आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आपके साथ एक नॉमिनेटेड आदमी रहेगा, वो हर डिपार्टमेंट से आपको क्लियरेंस लेके आएगा। तो राइजिंग राजस्थान के अंदर भी हम थे। और जो युवा हैं उनके लिए कहेंगे स्टार्टअप इंडिया जीएसटी स्कीम, कैसी स्कीम्स ला रखी हैं गवर्नमेंट ने, आपको पैसे की जरूरत नहीं है, बस जानकारी है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप उद्योग आपके साथ करिए, उद्योग केंद्र है वहाँ पर आप जाइए, आपकी इकाई तो लघु उद्योग भारती भी आप आपके साथ है। तो आप ये देखिए कि अगर आपको व्यापार करना है, आप देखिए नेट पे सर्च करिए, सर्च करते ही आपके पास इतनी स्कीम्स है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट व्यापारियों को बढ़ाने के लिए, उद्योग को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रही है, बहुत स्कीम्स हैं। आप जाइए उसके अंदर अप्लाई कीजिए, कोई भी हेल्प चाहिए, लघु उद्योग भारती आपके साथ है, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपके साथ हैं। और व्यापार के लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है भारत के लिए, और जो भी व्यापार करने वाले हैं, उद्योग करने हैं, उनके लिए भी जुड़िए, व्यापार बनिए और जॉब देने वाले बनिए। जॉब तो लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बनिए। इट्स अ टाइम टू वाइंड अप। आपका हमारे विशेष पॉडकास्ट में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जीवन यात्रा से, आपके सफ़र से, आपके मोटिवेशन से युवाओं को उद्योग में आने की प्रेरणा मिलती रहे। आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी मरुधर विशेष टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस विशेष पॉडकास्ट में हमारे साथ थे शशांक भारद्वाज जी। अब मैं अपने दर्शकों से विदा लेती हूँ और इस पॉडकास्ट का समापन करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए मरुधर विशेष।